हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में जो विकास के क्रम में हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में, उसी के सीरीज में ये लेक्चर हम आज लेंगे। ठीक है, तो संविधान के विकास को हम पढ़ रहे हैं। संविधान के अंदर संविधान का विकास के क्रम में हमने पढ़ लिया है 1600 से लेकर जो 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट है उनको हमें पढ़ना है। 1600 से लेकर 1853 तक के एक्ट हमने पढ़ लिए हैं, जो जिस समय कंपनी का शासन भारत के अंदर है। अब कंपनी का शासन यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स को, संविधान के विकास के पिछले लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है, वो उन्हें पढ़ लें ताकि वो हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ जाएं। इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या हमारे वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट से जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहला जो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने देखा था कि कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई और इसका शासन कब तक चला, 1857 तक। कब तक चला, 1857 तक। 1857 में क्या हो गई, क्रांति हो गई। ठीक है, जिसे हम कहें कि पहली भारत में स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई। इस समय किसका शासन था, कंपनी का। ठीक है, तो अगर एक्ट की बात करें तो हम देखें 1600 में एक्ट मिला पहला। ये एक्ट क्या था, अधिनियम पारित करती थी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसे अधिकार देती थी कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के अधिकार देती थी। लेकिन हम देखते हैं कि 1773 में जाकर कंपनी को केंद्रीकृत कर दिया गया और एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, और साथ ही और भी जो प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए जो कानून बनाए गए उनको हम देखते हैं। और जो कंपनी में जो कर्मचारी थे उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उससे कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, अर्थात नियंत्रण में लाने के लिए, सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया गया, एक्ट लेकर आए। जैसे 1813 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1813 का एक, 1833 का एक, जिसमें गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जो बेंटिक बने थे। और यहाँ देखते हैं बंगाल में गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर हुआ करते थे, और अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसीज थी, हमने पढ़ा था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बम्बई उन्हें दहेज में मिला था, किससे, पुर्तगालियों से, 1661 के समय। तो हम देखते हैं कि 1833 में जो बेंटिक थे और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो क्या थे, पहले गवर्नर जनरल बने थे। पहले क्या थे, गवर्नर थे, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद बनाया और तीनों प्रेसिडेंसीज को इसके अधीन कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1813 में क्या करते हैं कि व्यापारिक अधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए जाते। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार, एक तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर उनका एक अधिकार, मोनोपोली रहती है। उसके बाद हम देखते हैं 1833 का एक्ट आता है और विलियम बेंटिक को जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि 1798 में जो वेलेजली है, इन्होंने सहायक संधियों की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, सहायक संधियां। और पहली सहायक संधि किससे की थी, जो फर्स्ट सहायक संधि की थी वो किससे की थी, हैदराबाद ने। हैदराबाद से इन्होंने की थी, या हैदराबाद ने पहली सहायक संधि अंग्रेजों से की थी। हम देखते हैं 1823 में राजस्थान में सिरोही ने भी सहायक संधि, जो सबसे अंतिम थी, वो की। ठीक है, अब इन सब के बाद हम देखते हैं कि 1813, 1833 के बाद 1853 का एक्ट आता है और एक विधानमंडल की व्यवस्था होती है। विधायी कार्य अलग कर दिए जाते हैं। विधायी कार्य अलग कर दिए जाते हैं। विधायी कार्य अलग करने का मतलब क्या था कि आप प्रशासनिक कार्यों से विधायी कार्य अलग कर दिए, यानी कि जो प्रशासन चलाने का जो अधिकार है वो अलग हो गया, और जो कानून बनाने का अधिकार है वो अलग कर दिया गया। उनमें सेपरेशन कर दिया गया, अर्थात कानून बनाने का कार्य एक अलग परिषद कर रही है, जहाँ विधानमंडल कर रही है। ठीक है, जिस प्रकार से आज हमारी संसद में कानून बनाया जाता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का कार्य कौन करती है, हमारी सरकार करती है, जो संसद का ही अंग है। इसलिए ही हमारी
जो व्यवस्था है उसे संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन कहा जाता है। एक शब्द आता है संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो किसके प्रति जवाबदेह है, किसके, संसद के प्रति, और संसद का ही अंग भी है। ठीक है, वो कहाँ है, संसद में ही होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के मंत्रीगण उनके सदस्य होते हैं, और ठीक है, जो संसद के जो अन्य सदस्य हैं वो उनसे क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है। 1853 के बाद 1853 का जो एक्ट था, इसमें जो और भी नियंत्रण करने की कंपनी के द्वारा कोशिश की गई। ठीक है, कई सुधारात्मक कार्य भी किए गए, दास प्रथा जैसी कई कुरीतियों को भी हटाने की कोशिश गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 में क्रांति होने के बाद जो कंपनी का शासन है ये समाप्त हो जाता है। कंपनी का शासन को कौन समाप्त कर देता है, क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब किसके अंडर आ गया, क्राउन के अंदर। ठीक है, महारानी के अधीन। अब भारत का जो शासन था वो किसके अधीन आ गया, महारानी के अधीन आ गया। इससे हम देखते हैं कि पहले ही ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बताया जा चुका था भारत को। ठीक है, पिछले एक में हम देखते हैं। तो अब महारानी के अधीन कब तक रहेंगे हम, 1947 तक, जब तक हम आजाद नहीं हो जाते। अर्थात यह पहला चरण था हमारे शोषण का। अब दूसरा चरण हमारे शोषण का वो किसके, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के। अभी हम अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन के अंडर में है। अब हम प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन आ गए हैं, ब्रिटेन के अधीन। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से हम अधीन आ गए। अब हम देखते हैं इसके आगे कि हम 1858 का एक्ट पढ़ते हैं। क्रांति के बाद 1858 में क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या क्राउन ने। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, क्या देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये अधिनियम में क्या था, भारत शासन अधिनियम में जैसे भारत शासन अधिनियम 1858 हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रीलंका में इस समय क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है और लोगों को सरकार में विश्वास नहीं रह गया है और आंदोलन हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। इसी प्रकार से देखिए 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी उस पर विश्वास किसका नहीं रह गया, भारत की जनता का। या यहाँ जो क्रांति हुई उसकी वजह से कंपनी का जो विश्वास था वो लोग क्या कर चुके थे, कंपनी पे विश्वास करना खो चुके थे एक तरह से कंपनी पे विश्वास। तो कंपनी को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटाकर क्या किया, लोगों को शांत करने की कोशिश की। जिस प्रकार से श्रीलंका में हो रहा है कि लोगों को शांत किया जाए किसी प्रकार से। तो पहला देखिए कि भारत का जो शासन था कंपनी के अधीन किस प्रकार से चल रहा था। जब कंपनी को ही हटा दिया जाएगा तो सबसे पहले देखिए हम कंपनी, जो कंपनी है कहाँ है, ब्रिटेन के अंदर। कंपनी के ऊपर कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, इसे क्या बोलते हैं, नियंत्रक मंडल, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक मंडल। तो ये जो नियंत्रक मंडल के सदस्य किसके थे, कैबिनेट के सदस्य थे ये भी, और संसद के प्रति जवाबदेह थे। और इसके बाद कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो किसके सदस्य थे, ये कंपनी के सदस्य थे, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इसे हम बोलते हैं निदेशक मंडल। ठीक है, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर थे, कंपनी के ऊपर। कहाँ थे, ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ थे, ये ब्रिटेन के अंदर थे। और भारत के अंदर कौन था, ठीक है, ये कहाँ थे, ब्रिटेन के अंदर। ये यहाँ देखते हो, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, और भारत में कौन संभाल रहा था, भारत में था गवर्नर जनरल। कौन था, गवर्नर जनरल, और उसकी परिषद थी। ठीक है, तो क्या किया गया, जो ब्रिटिश और भारत में जो
सत्ता थी, देखिए ये इस प्रकार से इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया और साथ ही गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया। तो किया क्या गया, ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि क्या किया गया। ठीक है, अब आप देखिए कि जो बोर्ड गवर्नर जनरल का पद था इसको समाप्त किया, तो और यहाँ कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समाप्त कर दिया। तो भारत में क्या किया गया, पहले हम भारत में देखते हैं कि जो कंपनी को समाप्त कर कर यहाँ क्राउन के अधीन एक पद जो गवर्नर जनरल था पहले, उसे अब क्या बोला जाने लगा, वायसराय। ठीक है, ये किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, क्राउन के। किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, विक्टोरिया, महारानी के, लिख सकते हैं महारानी। ब्रिटेन में किसका शासन था, महारानी का। ठीक है, तो ब्रिटिश महारानी के अधीन चला गया ये वायसराय का पद, सबसे सर्वोच्च जो पद था भारत के अंदर। ठीक है, अब ये यहाँ का शासन चलाएगा। और पहले हमने देखा था गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। इसके पास भी कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो भारत में क्या किया गया, ब्रिटेन में क्या किया गया। ब्रिटेन के अंदर हम प्रशासनिक स्तर पर देख रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्या किया गया, एक भारत सचिव, भारत सचिव या भारत मंत्री, भारत सचिव या भारत मंत्री का पद बनाया गया। ठीक है, ये कहाँ गया, ब्रिटेन में, किसके ऊपर, वायसराय के ऊपर था। और इसका कार्य क्या था कि ये बजट पेश करेगा और साथ ही वायसराय पे जो भारत की जो सत्ता है या शासन जो चल रहा है उस पर निर्देशन, नियंत्रण, वो मतलब कंट्रोल करेगा, उसका निर्देशन करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत सचिव का जो था पद, ये कौन था, ये कैबिनेट स्तर का मंत्री या कैबिनेट का कोई सदस्य, जो ब्रिटिश संसद थी उसमें जो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री था उसको भारत सचिव या भारत मंत्री का पद दिया जाता था। और पहले भारत सचिव या भारत मंत्री कौन बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पहला पद था, फर्स्ट, वो किसे मिला, ये थे चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड क्या बन गए, भारत के पहले भारत सचिव या भारत मंत्री। तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार कौन बना, ये प्रश्न पूछे जाने लायक है। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भारत सचिव या भारत मंत्री था, ये कैबिनेट स्तर का मंत्री था। तो आप देखते हैं किसी भी मंत्री को कार्य करने के लिए अपने पास एक परिषद की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए एक परिषद थी। ठीक है, और इस परिषद में कितने सदस्य थे, इस परिषद में 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। इस परिषद में जो 15 सदस्य थे, इनमें से 8 सदस्यों का चुनाव कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो 7 सदस्य हैं उनका चुनाव कौन कर रहा है, निदेशक मंडल, कंपनी का निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रशासन में बदलाव हुए। साथ ही क्या किया गया कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, हमने देखा कौन सी, बंगाल, कौन सी प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास और बम्बई। जो बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए 3 विश्वविद्यालयों का प्रावधान यहां पर किया गया। किसका प्रावधान किया गया, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में किस प्रकार से कार्य हुआ ब्रिटेन और भारत में। ब्रिटेन में जो कंपनी थी उसके बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल जो कि कैबिनेट स्तर के थे और 6 सदस्य उसमें हुआ करते थे पहले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, निदेशक मंडल, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया। अर्थात
गवर्नर जनरल जो पद था उसको समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाने लगा, जो प्रत्यक्ष महारानी के अंडर था। और ब्रिटेन में क्या किया, भारत सचिव का पद बनाया, भारत मंत्री भी बोलते थे उसे, क्या बोलते, वो कैबिनेट स्तर का व्यक्ति होता था जो कि वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट में होता था। जैसे भारत में अभी मोदी सरकार है तो मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल में ही एक छोटी संस्था है जिसमें कम सदस्य होते हैं, और जो कुछ मुख्य जो अति महत्वपूर्ण जो विभाग है उनके वो मुखिया होते हैं। जैसे गृह मंत्रालय हुआ, या वित्त विभाग हुआ, जो या रक्षा विभाग हुआ, जो कुछ खास जो व्यक्ति होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कैबिनेट स्तर का मंत्री था। हम देखते हैं परिषद, जो इसके लिए कार्य करने के लिए क्या थी, एक परिषद थी जो 15 सदस्य थे, जिसमें 8 तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए और 7 कंपनी के निदेशक मंडल ने उसमें सुझाव से आए हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो पहले भारत के सचिव या मंत्री बने वो कौन थे, चार्ल्स वुड। साथ ही जो प्रथम वायसराय बने वो कौन थे, तो जो फर्स्ट वायसराय कौन थे, तो आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय बने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को हटाया नहीं गया, वही प्रथम वायसराय बने, बस उनका पद गवर्नर जनरल से अब उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद ही फिर एक अधिनियम आएगा जिसे हम कहेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या सुधार किए गए इसके अतिरिक्त वो हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हम जो भारत परिषद अधिनियम है 1861। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम कौन सा, 1861। कौन सा पढ़ेंगे, 1861। ये कितने, देखिए अभी 1858 के बाद हम 1861 अधिनियम पढ़ रहे हैं, जो कि कितनी जल्दी आया, क्योंकि पहले जब क्रांति हुई थी तो गवर्नमेंट ने एक अधिनियम लेके आया 1858 का, कंपनी को हटाने के लिए और रिप्लेस करने के लिए, ताकि सरकार को रिप्लेस करने के बाद अब ये 1861 का अधिनियम आया। इसमें क्या बदलाव किए गए, ठीक है, 1861 में क्या बदलाव किए गए, तो 1861 में सबसे पहला कार्य क्या किया गया, जो केंद्र और प्रांत, प्रांत अर्थात स्टेट, तो केंद्र और प्रांत अर्थात राज्यों में, केंद्र और राज्यों में क्या व्यवस्था की गई, केंद्र और राज्यों में क्या किया गया, केंद्र और राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई, किसकी, विधान परिषद की। ठीक है, तो केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। साथ ही हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल था इसे क्या कर दिया गया, वायसराय। ठीक है, ये वायसराय का पद हो गया था। हम देखते हैं कि वायसराय के समक्ष कितने व्यक्ति उसकी परिषद में थे, वायसराय की परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। अब एक सदस्य को और बढ़ा दिया गया। हम देखते हैं कि 4 सदस्य, पहले 3 सदस्य थे, उसके बाद एक सदस्य की नियुक्ति होती है तो 4 हो जाते हैं। अब देखते हैं कि एक और सदस्य को बढ़ा दिया गया। ये सदस्य कौन था, जो ये एक सदस्य था, इसका विधि सदस्य या विधि का जानकार होना आवश्यक था। ठीक है, विधिवेत्ता, या हम कहें जैसे विधिवेत्ता या विधि का जानकार। ठीक है, तो विधिवेत्ता होना आवश्यक था। और ये वायसराय की जो परिषद थी इसमें था। अब उसके अतिरिक्त देखते हैं कि वायसराय को और क्या क्या मिला, तो वायसराय को एक चीज नई इसमें मिलती है कि वायसराय को क्या मिलता है, वायसराय को यहाँ अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ, अध्यादेश जारी करने का। अब अध्यादेश क्या है, यदि आज भी हम देखें तो वर्तमान में हमारे संविधान में अध्यादेश जारी करने का अधिकार
किसके पास है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार बेसिकली हम देखते हैं राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। ये क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या जारी करते हैं? अध्यादेश, जो कि क्या होते हैं? कानून होते हैं जिन्हें 6 माह में फिर संसद से या विधानसभा से पारित करवाना होता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, उसका जो एक्ट है वो भी, या उनके जो आर्टिकल है, मतलब किस आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया वो हमें याद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसके लिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, आपको याद हो जाएगा हमेशा, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ही बाकी के आर्टिकल आएंगे, तो वो राष्ट्रपति संबंधित आपको आर्टिकल अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से राज्यपाल का जो है, इसमें आपको क्या चेंज करना है? 2 को बस आगे कर देना है, ठीक है। आप 2 को आगे कर देंगे तो 1 3 वैसा का वैसा आ जाएगा, तो 2 1 3। ये किससे संबंधित है? ये राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। और ये दोनों आर्टिकल किस लिए हैं? ये दोनों आर्टिकल क्या है? अध्यादेश जारी करने। जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां संविधान में किस आर्टिकल में दी गई हैं? राष्ट्रपति को 1 2 3 में और राज्यपाल को 2 1 3 में, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से ये आर्टिकल आपको अभी से याद कर लेना, ताकि कुछ आर्टिकल के सहारे आपको बाकी आर्टिकल याद हो जाएंगे, ठीक है। अध्यादेश की शक्ति दी गई, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या दिया गया? वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या है? वीटो पावर ऐसी शक्ति है जो किसी भी कार्य को आपको सुप्रीम पावर देती है, या किसी भी कार्य या परिषद, जो इसकी परिषद है जो कानून बनाएगी, या जो भी विधान परिषद है या इनकी जो परिषद है कानून बनाएगी, उसके ऊपर इनको वीटो शक्ति है, जिसे ये कभी भी उस कानून को अवैध घोषित कर देंगे या उस कानून को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये वाइसराय को वीटो की शक्ति भी दे दी गई या सुप्रीम पावर दे दी गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये वाइसराय थे ये कौन थे उस समय? कैनिंग। अभी हमने पढ़ा है कि कैनिंग ही 1857 की क्रांति के समय भी गवर्नर जनरल थे, फिर पहले फर्स्ट वाइसराय भी वही बने फर्स्ट। अब कैनिंग ने एक और कार्य किया, ठीक है। तो विभागीय व्यवस्था, जिसे हम कहेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम, क्या? विभागीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? ये जिसे हम कहेंगे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या थी? देखिए, विभागीय व्यवस्था, विभाग क्या होते हैं? जैसे शिक्षा विभाग है या गृह विभाग है, वित्त विभाग है, इनका एक जो मंत्री कौन है? जो मंत्री, जैसे शिक्षा विभाग का मंत्री शिक्षा मंत्री, तो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, जिसे विभागीय व्यवस्था कहा गया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किया गया। इसकी शुरुआत किसने की? इसको विभागीय व्यवस्था का जो जनक है वो किसे कहा गया? विभागीय व्यवस्था का जनक यहाँ देखिए कौन है? कैनिंग। कौन है जनक? कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक था। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान ज्ञात कर लें कि जो विभागीय व्यवस्था है उसका जनक कैनिंग है। इस एक्ट में हम पहली बार देखते हैं प्रतिनिधि संस्थाएं आई, जैसे केंद्र प्रांत में विधान परिषद, अर्थात प्रतिनिधित्व स्टार्ट हुआ, लेकिन निर्वाचन अभी नहीं स्टार्ट है, प्रतिनिधित्व यहाँ स्टार्ट हुआ। और भारतीय को किसकी परिषद में? वाइसराय की परिषद में, या उनका विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किसमें? विधि निर्माण में। भारतीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया,
ठीक है। तो अब देखिए कि आप केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद बनाने का क्या मतलब है कि ये विकेंद्रीकरण, पहले सत्ता किसके पास थी, वायसराय या गवर्नर जनरल का, अब उसका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। देखिए प्रांतों को भी शक्तियां दी जा रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए कि जो पहले हमने पढ़ा था 1773 के एक्ट में, क्या पढ़ा था हमने 1773 के एक्ट में, कि जो 1773 का एक्ट था उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? इसकी स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जिसे हम आज जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, वो 1935 के अधिनियम में बनती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे जब संघीय न्यायालय, उसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट उस समय कलकत्ता में थी, और जहां कलकत्ता क्षेत्र के या बंगाल क्षेत्र के ही मामलों को सुना जाता था, उससे बाहर के मामलों के लिए दोनों पक्षों का राजी होना आवश्यक था। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इस 1861 के एक्ट में क्या किया गया, 1861 वाले में क्या किया गया कि जो बंगाल और जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में क्या किया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में हाई कोर्ट, किसकी स्थापना की गई, हाई कोर्ट की स्थापना इन तीनों प्रेसिडेंसीज में 1861 में प्रावधान किया गया इस चीज का कि यहाँ पर हाई कोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा किस प्रकार से 1861 के बाद बम्बई, बंगाल, मद्रास में हाई कोर्ट बनेंगे, और हमने देख ही लिया था सुप्रीम कोर्ट जो कि ये कलकत्ता में ही था, ठीक है। इसके बाद हम 1861 के बाद हम देखते हैं 1892 का एक्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। कब? 1892, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद 1892 में क्या किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई, तो हम देखते हैं जो केंद्रीय विधानमंडल थी, क्या थी, केंद्रीय विधानमंडल, इस केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्य चुने जाने थे। क्या चुने जाने थे? 5 गैर सरकारी सदस्य। और ये कहाँ से चुने जाने थे, अर्थात एक देखें तो हम निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई। किसकी व्यवस्था देखते हैं हम, ये निर्वाचन की, लेकिन ये कैसी थी, परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी, डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट थी, ठीक है। तो परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहां पर हुई, और ये कहां से चुने जाने थे, प्रांतीय से, प्रांतों से, ठीक है। प्रांतों से 5 गैर सरकारी सदस्य कहाँ चुने जाने थे, केंद्रीय विधानमंडल में। तो ये प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया प्रांतों को केंद्रीय विधानमंडल में। तो ये क्या, एक तरह से प्रतिनिधि संस्था हो गई, ये प्रांतों का प्रतिनिधित्व। ये 5 जो सरकारी गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय विधानमंडल में किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये कैसी प्रतिनिधित्व व्यवस्था हुई, प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी हो गई, क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही जो बजट था, अर्थात हम देखते हैं कि जो बजट था और जो खर्चे थे, उन पर प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का और विचार विमर्श करने का, ठीक है। बजट पर 2 अधिकार दिए गए, प्रश्न पूछने और विचार विमर्श का। तो जो प्रांतों के प्रतिनिधि या जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, साथ ही बजट पर विचार विमर्श या प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था इसमें नजर आती है, पहली बार ये संसदीय व्यवस्था एक की इसमें झलक मिलती है।
संसदीय शासन व्यवस्था। अब संसदीय शासन व्यवस्था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या थी, जहां प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे सवालों को सरकार से पूछते हैं। सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन मतलब कुछ अंश संसदीय शासन व्यवस्था का इस एक्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ परोक्ष निर्वाचन की एक परंपरा शुरू हुई। ठीक है, प्रांतों से प्रतिनिधित्व मिला। केंद्रीय विधानमंडल में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे या काउंटर प्रश्न नहीं कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमें इसके आगे जो एक्ट है उनमें हमारे अधिकार, जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया उसमें भारतीयों को शामिल किया जाने लगेगा। बजट पर और भी हमें अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1909 का एक, जिसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये 3 एक्ट हमारे इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि इन्हीं एक्ट को संविधान के विकास में पढ़ाया जाता है और ये पीछे के एक्ट को छोड़ दिया जाता है, इन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य या प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय थे या बंगाल के गवर्नर जनरल थे। हाई कोर्ट्स की स्थापना कब होती है, सुप्रीम कोर्ट की कब होती है। देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, एलिजा शाह MP पहले उसके मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद हमने देखा कि जो भारत सचिव का पद बनाया गया, चार्ल्स वुड भारत सचिव बने। ठीक है, तो ये क्रम चला आ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बनी, किस प्रकार से अधिनियम की शक्ति मिली, वीटो की शक्ति मिली। ठीक है, तो ये जो सब व्यवस्थाएं हैं, फिर प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, विधान परिषदों की स्थापना हुई। ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना भी इसी क्रम में हुई। फिर हम देखेंगे किस प्रकार से निर्वाचन भी हमें दे दिया, परोक्ष निर्वाचन ही सही, लेकिन निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे के जो 1909 और उन एक्टों में देखेंगे कि भारत में निर्वाचन की व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये इसी क्रम में सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने अभी पिछला वाला वीडियो इसका नहीं देखा है, वो आई बटन पर क्लिक कर पीछे जाकर उस वीडियो को देख लें। और जिन्हें भी हमारा वीडियो ये संविधान का अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।